डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या आता है हमारा, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक को वैसे एनसीईआरटी वालों ने हाइपर को ये इंडक्टिव के बाद ही रखा हुआ है मोस्टली बुक्स में, और मैं इसको लास्ट में रखा हूँ, इसका एप्लीकेशन बहुत मिनिमल है, इनके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट वी विल लुक एट द इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये चीज बना लो, और इसके बाद में पहला डाल देना फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट डाल देना इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट पहले समझते हैं, बाद में लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट? जब हमारा कार्बन चेन के साथ टू द कार्बन चेन कोई भी एक ऐसा ग्रुप अटैच हो जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है फ्रॉम दिस कार्बन चेन, मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन चेन से ज्यादा है या कार्बन चेन से कम है। तो इफ दिस इज हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन चेन, तो ये यहाँ से क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ पुल करेगा। अपनी तरफ जब पुल करेगा तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, या मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख, तो मान लो ये हेलोजन है, तो यहाँ आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। बट ये पार्शियल पॉजिटिव यहीं पर रुकता नहीं है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ये अपने से अगले वाले कार्बन, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड पेयर को खींचने की कोशिश करेगा, और जब अपने से इस बॉन्ड को खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे कैसा आएगा, डबल पार्शियल पॉजिटिव। फिर इसको खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे कैसा आएगा, ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। और उसके बाद में यहाँ पर इतना कम हो जाता है पॉजिटिव, हम उसको लिखना ही बंद कर देते हैं, अप टू 3 कार्बन इसका सिग्निफिकेंट ट्रांसमिशन होगा। ओके, अब ये जाने था जितना ज्यादा पार्शियल लगाता जा रहा हूँ उतना मतलब चार्ज कम 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 होता जा रहा है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। और एक बात खास करके याद रखना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ रहे हो, अपने दिमाग को ऐसे ट्रेंड कर लो कि तुमको हर एक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड की तरह ना दिखाई दे, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह दिखाई दे, तो तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना आसान लगेगा फिर, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर लुकिंग ओवर हियर, तुमको हर एक बॉन्ड जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन की तरह नजर आना चाहिए, नॉट अ लाइन की सिर्फ ये लाइन ड्रॉ हो रखी है, ठीक है। ये आप करो, थोड़ा बहुत करोगे तो अपने आप दिमाग से ट्रेंड हो जाएगा। एवरी बॉन्ड शुड बी विजुअलाइज्ड एज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा आसान हो जाता है काम, ठीक है। जब भी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि तुमको एक बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन की तरह दिखाई दे। तो दिस इज इट, इसको जरा लिखते हैं, फिर इसके एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो नंबर ऑफ पार्शियल सिंबल इंक्रीज हो रहे हैं, दिस इज इंडिकेटिंग दैट कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो बात समझ आ गई होगी? यस सर, आ गई। ओके, नाउ अब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। मिटा दो, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमारा दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है दैट इज आल्सो नोन एज प्लस आई ग्रुप, नेगेटिव माइनस आई ग्रुप। बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, प्लस आई ग्रुप वो होता है which can push, इसको हम ऐसे बोलेंगे, a plus I group is that group which pushes its electrons, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन towards the benzene ring, towards the carbon chain, not benzene, towards the carbon chain, ओके। ये नेगेटिव में क्या हो जाएगा, a minus I group is a group, minus I group is a
group which pulls the electrons away from alkyl chain या कार्बन चेन, वट एवर यू कैन से। तो ये दो इफेक्ट हैं, इसको लिख लो। एंड ऑर्डर हम देखें -I इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है हमारा CH3 होल थ्राइस C सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। उसके बाद फिर ये 2 डिग्री ग्रुप CH3 होल ट्वाइस CH। उसके बाद फिर हमारा प्राइमरी ग्रुप CH3 CH2 CH3। उसके बाद फिर ये CH3 CH2, ओके, देन CH3 एंड देन H। इस तरह से बना सकते हैं। तो ये +I वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और बात आती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आ जाएगा हमारा पहला NCH3 होल थ्राइस पॉजिटिव, ठीक है। फिर आता है हमारा NO2 CN, फिर आता है हमारा F, फिर आता है कार्बोक्सिलिक COOH, फिर आता है हमारा ClBrI ठीक है। फिर आता है हमारा CF3OH and then OCH3 C6H5 and then H. Last one. Look at over here. Applications of inductive effect. ठीक है। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर। कैसे? लुक एट दिस। एक हमारे पास ये है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कार्बोकैटायन। लुक प्लेनर शेप का होता है ना। तो ये है हमारे पास मिथाइल कार्बोकैटायन, ये है हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, and this was 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है। तो when we are moving from here to here, हम बोलेंगे number of alkyl groups which are +I in nature are increasing। वो बढ़ रहे हैं। जब वो बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन वो बढ़ेगी या कम होगी भाई? ये जो CH3 है, ये जो CH3 है इनका नेचर है +I, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हैं इसको। तो जब ये इस पॉजिटिव चार्ज एटम को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे होंगे तो क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। और अगर ये बढ़ जाएगी तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। याद रखना, फॉर एनी चार्ज स्पीशीज, जो कोई चीज के ऊपर चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। आप जितना उसका चार्ज कम करते जाओगे उतनी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उतना उसकी वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स द अटैक ऑफ एन अनदर स्पीशीज वो कम होती चली जाएगी। हम बोलेंगे स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ओके, लेट्स डू इट।
तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारा, सेकंड एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। तो कार्बन आयंस में हमारे पास एक ये था नेगेटिव चार्ज विद अ लोन पेयर, फिर एक CH3 लगा देते हैं, लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, फिर 2 CH3 लगा देते हैं, लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, और फिर 3 CH3 लगा देते हैं विद अ लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो दिस इज इट। अब इससे भी जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एज यू कैन सी के यहाँ पर एक +I ग्रुप है, यहाँ पर 2 +I ग्रुप है, यहाँ पर 3 +I ग्रुप। तो व्हाट हैपेंस इज, हम बोलते हैं जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ +I methyl groups attached to negative carbon वो बढ़ रहे हैं। ये बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अभी देखा ना चार्ज स्पीशीज के लिए स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दिस इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ से हम क्या होता जा रहा है कि मिथाइल सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये एंड सो ऑन। तो स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव में थर्ड है हमारा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, वो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। तो एक बात देखो यहाँ पर ध्यान से, जो अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर होता है वो दो वजहों से, दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? पहला होता है ईज, किसी भी एसिड का, खाली अल्कोहल का नहीं, फॉर एनी एसिड, ईज ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन, कि कितना आसानी से एक H+ आयन को डोनेट कर पा रहा है, नंबर 1। एंड सेकेंड जो है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन लेफ्ट आफ्टर गिविंग एन H+ आयन। बात समझ आई? तो एक बात तो ये कि कितना आसानी से H+ दे देगा। अब सवाल है कितना आसानी से H+ दे देगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो दिस इज अ ग्रुप वी हैव, ये या H या कुछ भी, एनीथिंग कैन बी ओवर हियर, ये है, ये हमारा अल्कोहल है। बात समझ आई? कितना आसानी से H+ दे देगा, H+, रिमेंबर दिस थिंग। H+ देने का मतलब ये है कि हमको हाइड्रोजन को निकालना तो है, लेकिन ऐसे नहीं निकालना, उसका इलेक्ट्रॉन छीन के निकालना है। तो आसानी से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कब छीना जाएगा? जब ये ऑक्सीजन की भूख ज्यादा हो, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो या कम पोलर हो। सोचो, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तब आसानी से H+ निकाला जाएगा, तब आसानी से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा। या जब ऑक्सीजन की भूख कम हो और वो खींच ही नहीं रहा, उस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, तब आसानी से H+ निकलेगा। बताओ, व्हाट इज द कंडीशन? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी और इनवर्सली? सर इनवर्सली। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स इनवर्सली ऑन, नहीं सॉरी, डायरेक्टली ऑन पोलैरिटी। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। कैसे? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, समझना। ये जो ऑक्सीजन है
जितना ज्यादा ताकत से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उतना ही तो चांसेस है ना कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकले यहाँ से, बिकॉज हमको HU थोड़ा निकालना है। अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेकर के गया तो वो तो इस फॉर्म में बाहर निकलेगा, उसमें थोड़ा ना एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ कब होती है? जब हाइड्रोजन को निकाला तो जाए लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन छीन करके, यानी कि यहाँ से ओनली ये H जाए, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाए और ये H+ ऐसे निकले। बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ जी सर। यस सर, आ रही है। क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन करके भेजना है, तो यू हैव टू इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड। तो ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड, greater will be the acidic strength. Understood? So acidic strength is directly proportional to polarity of OH bond. ये बात में किसी को कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Also, ये polarity of OH bond जो है, ये डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन पे। आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है, वो हमेशा फिक्स नहीं रहती, डिपेंड करता है ऑक्सीजन किसके साथ अटैच्ड है, उस हिसाब से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करती है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इस इलेक्ट्रॉन को जितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से मिलते जाएंगे, अगर यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो यहाँ से ज्यादा खींचेगा, अगर यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने लगे तो फिर उसका हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने की जो चाहत है वो कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गेट्स फ्रॉम दिस साइड, लेसर विल बी द पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड। ये बात समझ आई कि नहीं? क्लियर एवरीवन? यस यस सर। जितना ऑक्सीजन को एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा, उतना वो दूसरी तरफ से खींचने की कोशिश कम करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम and which is inversely proportional to the number of alkyl groups, या better I say number of plus I groups attached over here, number of plus I groups जितने अटैच होंगे। अंडरस्टूड? तो ये एक चीज है, इसको लिखो, हम विद एग्जांपल समझेंगे। अभी पहले इसको लिखो, फिर इस पर आते हैं, एंड देन फिर दोनों ही कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल समझेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये डन ना? अब देखते हैं सेकंड वाला फैक्टर। तो सेकंड वाला फैक्टर क्या है कि हमारे पास कोई भी अल्कोहल था, चलो ये बात समझ में आती है, दिस वाज एन अल्कोहल, और पोलैरिटी की वजह से इस ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन भी लिया और इसको भगा दिया एज H+। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा एक एल्कोक्साइड आयन, राइट? और यहाँ से H+ जो है वो निकल गया है, दिस इज माइनस का H+। ओके, तो ये जो एल्कोक्साइड आयन बना है यहाँ पर, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्कोक्साइड आयन, ग्रेटर विल बी, ये जो हमारा एल्कोक्साइड आयन है, जितनी इस एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ही ये आसानी से बनेगा, है ना? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन, जो एल्कोक्साइड आयन बना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा इसका एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी होगी, उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आती है कि नहीं? सिंपल कॉमन सेंस है। जितना ज्यादा स्टेबल एल्कोक्साइड आयन बनेगा, उतना आसानी से ये चीज टूट करके इसको बनाने की कोशिश करेगा, राइट? या फिर हम कह सकते हैं कि उतना ही ये रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगी। अगर ये बहुत हाईली अनस्टेबल हुआ तो बन भी गया तो रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी तुरंत। तो ये स्टेबल बनना चाहिए। आगे हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। लुक एट दिस। तो यहाँ पर एक हमारे पास ये अल्कोहल था, विच इज मीथेनॉल। ओके, ये अल्कोहल है। फिर एक हमारे पास ये अल्कोहल हुआ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है,
This is 2 degree alcohol. And this is a 3 degree alcohol. बात समझ आई? Now, what happens is कि यहाँ से अगर यहाँ तक का हम देखें, if you look at this, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो है वो बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 हैं। ओ, मैंने 1 3 कर दिए, ये H, एंड यहाँ पर ये 3 हो गए। अंडरस्टूड? ये अब होता क्या है कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे उतना इट विल पुश इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन आल्सो ना, टुवर्ड्स ऑक्सीजन आल्सो। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप दैट इज मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या है? जिससे फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अटैच्ड टू अल्फा कार्बन इज इंक्रीजिंग and therefore electron density on alpha carbon बढ़ जाएगी and electrons are pushed towards oxygen। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ पुश होंगे and therefore polarity of OH bond जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। polarity of OH bond वो चीज कम हो जाएगी, और जितना पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड कम हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही कम हो जाएगी। एसिडिक कैरेक्टर, या बेटर आई से इसमें मैं एक और स्टेप ऐड कर लेता हूं, ईज ऑफ डोनेटिंग H प्लस वो बढ़ जाएगी, वो सॉरी कम हो जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद ये उससे वीक, ये उससे वीक, और ये सबसे वीक। बात समझ आई कि नहीं? यस सर, आ गई। क्लियर एवरीवन? केविका? हाँ जी सर। तो लास्ट क्लास में हम कर चुके थे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, है ना। आज देख डालता हूँ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो यहाँ पर भी वापस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में वापस यहाँ पे दो तरह की बात होगी। ईज ऑफ डोनेटिंग H प्लस, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन formed after giving NH प्लस। ठीक है, तो ये जो है दो बातें आती हैं कि कितना आसानी से H प्लस देगा, या फिर जो एनायन बनेगा H प्लस देने के बाद वो कितना स्टेबल होगा। वापस वही चीज, हमारे पास एक जनरली जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ये होता है। अंडरस्टूड? ये ना सारा का सारा जो मेन खेल है, जो भी कुछ अटैच होगा भाई, ये तो फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ है ही। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ। जो भी अटैचमेंट है वो यहाँ से होने वाला है ना। तो अगर इस R के साथ अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं अटैचमेंट की, अगर इस R के साथ में हमारा प्लस आई ग्रुप अटैच हुआ, प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इस R के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुआ तो फिर वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इधर। तो दैट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके,
जब कार्बोक्सिल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यानी कि बेसिकली ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इस H+ को देना आसान हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा? लास्ट क्लास वाली चीज याद करो, इस H+ को देना आसान हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा? तो यानी कि प्लस आई ग्रुप अगर आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी कार्बोक्सिल ग्रुप पे, तो ईज ऑफ डोनेटिंग H+ आयन दैट विल डिक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें अपनी चीज जगह नहीं है, आप लोग लिख लेना कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, उल्टा अगर यहाँ पर -I ग्रुप अटैच है, इफ -I ग्रुप इज अटैच्ड ओवर हियर, तब कुछ उल्टा हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ पर अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ईज ऑफ डोनेटिंग H+ विल इंक्रीज। तो -I ग्रुप जो है वो हमेशा, चाहे अल्कोहल में हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड में हो, -I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और +I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। ओके, सिमिलर बात करें हम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के केस में, तो इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से देखा जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लो, देन वी विल टॉक अबाउट दैट। ये वाला पार्ट एसिडिक स्ट्रेंथ और डन। नाउ होता क्या है, देखो RCOH जो था, अगर ये RCOH ब्रेक होता है, तो RCOH ब्रेक होकर के क्या रिलीज करेगा? इफ इट रिलीज द H+ आयन, so it will make something like this, ठीक है, ऐसा कुछ बनाएगा। अब ये जो है ये एज इट इज पड़ा नहीं रहता, इसके अंदर क्या होगा? ये जो हमारे पास एनायन बन रहा है, तो होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होकर रेजोनेंस होगा, तो यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, ये क्या बन जाएगा? RC, और ऊपर आ गया O नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, और इन दोनों का जब हम एक एवरेज रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आई होप तुमको उस कॉर्नर में दिख जाएगी, दिख रहा है? मतलब RCO नेगेटिव, मतलब बेसिकली जो दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड करके और दोनों पे इस पे ओवरऑल CO नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ गया मिलाकर, राइट? दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। नाउ अगर अब इसके ऊपर हम देखें तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये वाला जो है इस R के ऊपर वापस दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं? एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस पे एक +I ग्रुप अटैच हो, और एक पॉसिबिलिटी है -I ग्रुप अटैच हो। नाउ if a +I group is attached over here, +I group is attached, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will increase, on carboxyl group, right? या carboxylate group you can say. Carboxylate is the name of this anion जो ये बचा है, जो बना है ना, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन, and this is carboxylate group. So on the carboxylate group, and so उसका नेगेटिव चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो, नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज, एंड जितना एनायन का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और जितना उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम। ओके, एंड यहाँ पर if a -I group is attached, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on carboxylate group decrease, तो नेगेटिव चार्ज
negative charge decrease, so stability increase, so acidic strength increase. So this is the thing you have to do. Okay. Next application, basic character of amines. Basic character of amines. अच्छा, ये basic character of amines जो हम बात कर रहे हैं, that specifically we are talking about in gaseous phase. क्योंकि aqueous phase के अंदर बहुत सारे other factor, hydration, hydrogen bonding and बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएगी. That we will study later जब हम chapter पढ़ रहे होंगे. गैसियस फेज के अंदर सिर्फ एक ही इफेक्ट काम करेगा, दैट इज इंडक्टिव. अब जो हमारे अमाइंस होते हैं, जैसे ये हमारा अमोनिया है, ठीक है, समझना अभी लिखना कोई नहीं. दिस इज आवर अमोनिया. ये है हमारा 1 डिग्री अमाइन. दिस इज CH3, दिस इज H एंड दिस इज H. दिस इज आवर 2 डिग्री अमाइन. So CH3, this is CH3 and this is H. And this is our 3 degree amine. ये हमारा CH3, CH3, CH3. Got it? अब ये जो सारे के सारे ग्रुप हैं, they have a lone pair present over here, right? और ये lone pair को डोनेट कर सकते हैं, किसी आने वाले H plus से H plus एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो जो H plus एक्सेप्टर होता है, H plus एक्सेप्टर, H plus एक्सेप्ट क्यों कर रहा है ये? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है. तो when it is accepting an H plus, तो ये हमारा कहलाता है ब्रॉन्स्टेड बेस. ओके, ब्रॉन्स्टेड बेस 11th में पढ़ा था. और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है H plus को, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इट इज अ ल्यूविस बेस. बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ भाई, तो ये ल्यूविस बेस भी है और ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी है. ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह सिर्फ तब एक्ट करेगा जब ये H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हो. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ H प्लस को ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा. अगर इसने BF3 को या AlCl3 को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दे आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर हम इसको ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं बोलेंगे, हम इसको ल्यूविस बेस बोलेंगे. तो ल्यूविस बेस इज अ मोर एप्रोप्रिएट टर्म, चाहे ये H प्लस को दे, चाहे BF3 को, चाहे AlCl3 को. तीनों ही केस में ल्यूविस बेस की तरह तो काम कर ही रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है. लेकिन जब H प्लस को देगा स्पेसिफिकली, तब ब्रॉन्स्टेड बेस है. तो इसको मोर एप्रोप्रिएटली हम क्या बोलते हैं कि ये जो है इट इज अ ल्यूविस बेस. ये बात क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? अब ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, ये जो अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिख रहा है कैसे ये बात क्या थी, कब ब्रॉन्स्टेड, कब ल्यूविस एंड क्या. अब हम इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे बात करें, तो जैसे हम इधर जाते हैं, तो इधर जाते हुए नंबर ऑफ प्लस आई मिथाइल ग्रुप्स, CH3 ग्रुप्स, वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. जब नंबर ऑफ CH3 ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि सारे प्लस आई ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी. और जितना नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या डिफिकल्टी से? डिफिकल्टी से सर. ईज से कैसे? जितना नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा, उतना आसानी से देगा ना वो, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन पर रिपल्शन बढ़ जाएगी, तो आसानी से दे पाएगा, है ना भाई? सीधी सी, जिसके पास जो चीज आता है वही तो दे सकता है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम में बढ़ेगा, तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ जाएगी. और जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है. ठीक है? तो व्हाट आई वांट इज कि आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी तुमको कभी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ या ऐसा कुछ कंपेयर करना है,
तो यू शुड ऑलवेज नो कि हमको वहीं पे ऑन द स्पॉट प्लस आई माइनस आई देख लेना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि 1 डिग्री मोर बेसिक, 2 डिग्री मोर बेसिक या 3 डिग्री मोर बेसिक, 1 डिग्री मोर एसिडिक, 2 डिग्री मोर एसिडिक या 3 डिग्री मोर एसिडिक। ऐसा कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यू कैन लुक ऑन द स्पॉट। जो आपको कंपेयर करना है ऑन द स्पॉट, तभी देखो कि CH3 ग्रुप कितने, क्या क्या चीज अटैच है, कैसे कैसे वो काम कर रही है। रटने वाली चीजों को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करना है। ओके, नोटेड डाउन। फिर आगे करते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन में एक तो अपना ये फैक्टर होगा कि कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरा, उस आसानी से जब इलेक्ट्रॉन देने की हम बात कर रहे हैं, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कब ज्यादा स्टेबलाइज होगा? जितना ज्यादा स्टेबल कैटायन बनता है उतना आसानी से बनता है, राइट? तो अगर मान लो इसने इन चारों ने H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो जब चारों ही H+ एक्सेप्ट कर लेंगे तो फाइनली ये बन क्या जाएगा? मैं इनके इलेक्ट्रॉन पेयर हटा करके आप लोगों को दिखा रहा हूं बना करके, ठीक है? तो इसने H+ एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए, एंड इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगेन कुछ किसी को भी दे सकता है, BF3 किसी को भी, पर हम हाइड्रोजन मान लेते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन। और यहाँ से इसने इसको दे दिया तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ से इसको दे दिया तो ये पॉजिटिव आ गया, एंड यहाँ से इसको दे दिया तो ये पॉजिटिव आ गया। नाउ विच वन इज द मोस्ट स्टेबल कैटायन इन चारों में? अमोनियम आयन बोलते हैं बेसिकली इसको। तो इनमें सबसे ज्यादा अमोनियम आयन कौन सा स्टेबल है? ये वाला मोस्ट स्टेबल है ना, क्योंकि यहाँ पे 3+ आई ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और 3+ आई ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, एंड पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और मोर स्टेबल जब कैटायन है तो आसानी से बनेगा। अंडरस्टूड? आसानी से बनेगा मतलब कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से डोनेट कर दिए होंगे, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी। तो इसको हम लिख लेंगे। तो बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम, इसके बाद बड़ा ही सिंपल सी बात, दो चीजें इसमें बीच में घुसा देते हैं। सब कुछ यही रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा? डिक्रीज, एंड स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन बढ़ जाएगी, एंड देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। So that's how you can also explain the basic strength. Next application डाल दो, reactivity of carbonyl group towards nucleophilic addition reactions. Reactivity of carbonyl groups towards nucleophilic addition reactions. ठीक है? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो कार्बोनाइल ग्रुप्स की रिएक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? पहले तो हम ये समझेंगे कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट करते कैसे हैं। तो ये हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, दिस इज अ कार्बोनाइल ग्रुप, एंड यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये NU नेगेटिव। ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक कर पाता है? ये इसलिए अटैक कर पाता है क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर कुछ ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, जैसे दिस बॉन्ड में कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर हियर। उल्टा तो ट्रांसफर होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। बात समझ आ रही है? ये O पे आ जाएगा नेगेटिव, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। गॉट इट? नाउ अब इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल जो है, वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं एवरीवन? ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इस वाले कार्बन पर अटैक कर सकता है सिंपली। तो जितना इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना आसान है न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना, कि जितना इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना आसान है न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना। सोचो, जितना पॉजिटिव ज्यादा उतना ज्यादा जितना पॉजिटिव ज्यादा होगा उतना उतना आसान हो जाएगा इसके ऊपर अटैक कर पाना, राइट ना? तो यही वाली बात हमको देखनी है।
कि भाई यहाँ पर जो बॉन्ड्स काइंड ऑफ बने हुए हैं, यहाँ पर जो ग्रुप्स अटैच होंगे, दैट मीन्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि ये वाले ग्रुप जो हैं, ये वाले जो साइड में ग्रुप अटैच हैं, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ठीक है। इधर तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ही, या फिर हम इसको ऐसे बना के दिखा सकते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। तो हम बोलते हैं कि ये वाले जो दो ग्रुप्स हैं, दीज टू ग्रुप्स, इनकी दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। क्या कंडीशन पॉसिबल है? अगर ये हुए प्लस आई ग्रुप, इफ दे आर प्लस आई ग्रुप, अगर ये प्लस आई ग्रुप हुए यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हुए, electron donating groups, so what they will do is they will increase electron density on the carbonyl carbon, they will increase electron density on carbonyl carbon and hence decrease its reactivity. बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. और अगर अटैच होगा माइनस आई ग्रुप, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? माइनस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है तो व्हाट इट विल डू इज इट विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on carbonyl carbon and hence make it less reactive इसको less reactive बना देगा। All right, नोट कर लो इसको। एक लास्ट एप्लीकेशन और है, ये वाला जरा ठीक कर लेना। डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन एंड हेंस मेक इट मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो माइनस आई ग्रुप जब अटैच होगा तो डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनाइल कार्बन एंड हेंस मेक इट मोर रिएक्टिव। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये जो अभी हमने किए इंडक्टिव इफेक्ट के, इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बोर्ड पर एंड उसको पहले आप अपने आप ट्राई करोगे एंड देन फिर मैं बताऊंगा उसके क्या आंसर्स होंगे। ओके, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही है कि यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ओके, जस्ट लुक एट ओवर हियर। इन्हें बताना है विच वन इज मोर एसिडिक। Which one is more acidic? More acidic. More acidic. चलिए चार बताओ। फर्स्ट वाले में दोनों में एक काम करो, इसको पहले नोट कर लो, तसल्ली से पहले सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो एंड देन मैं आंसर्स बताता हूँ फिर इसके। फर्स्ट में which one is more acidic? इथेनॉइक, मेथेनॉइक? सर इथेनॉइक। इथेनॉइक क्यों? मोर एसिडिक कौन होगा जो आसानी से H+ दे दे?
ये आसानी से H प्लस देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस आई ग्रुप नहीं, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है। याद करो क्या बताया था, प्लस आई ग्रुप जब भी एसिड में अटैच होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। हाँ भाई, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच है इस कार्बोक्सिल से, तो H प्लस का रिलीज करना मुश्किल बनाएगा। तो यहाँ पर कोई प्लस आई ग्रुप अटैच नहीं है, तो H प्लस आसानी से रिलीज हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? यस सर। हाँ, सेकंड वाले में बताओ। तो प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, माइनस आई बढ़ाता है। ये F और Cl में कौन ज्यादा माइनस आई है? सर फर्स्ट। फर्स्ट, तो इट विल बी मोर एसिडिक। इसमें बताओ, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो प्लस आई ग्रुप मेक्स लेस एसिडिक, तो दिस इज लेस एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक। ओके, लास्ट वाले पे आते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसमें माइनस आई है, इसमें प्लस आई है। प्लस आई डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, which one is more acidic? Okay, इसको तो बिल्कुल एकदम गांठ बांध लो कि एसिडिक कैरेक्टर प्लस आई एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा, माइनस आई एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। ये कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल दोनों के लिए ट्रू है, ये गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? इस बात को तो एकदम पकड़ के रखो ढंग से। अगला ट्राई करते हैं। तो here we had these two. मोर बेसिक कौन सा है? मोर रिएक्टिव कौन सा है? मोर बेसिक कौन सा है? करो बताओ, पहले नोट करो, खुद से करो, उसके बाद बताना आंसर क्या है इसके। ये हमारा CH3NH2 और ये क्या बताओ, विच वन इज मोर बेसिक, फर्स्ट सेकंड? सर सेकंड। सेकंड, क्योंकि इसके पास दो प्लस आई ग्रुप है, दो प्लस आई ग्रुप बढ़ा देगा, मोर बेसिक। सेकंड वाले में विच इज मोर रिएक्टिव? फर्स्ट। सर फर्स्ट मोर रिएक्टिव फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें दो है तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसमें बेसिक। सर ये समझा दो सर, थर्ड वाला। समझा दो सर। थर्ड वाला किसी का हुआ है तो बताओ, एनीवन? किसी का हुआ है थर्ड वाला? सर पहला वाला होगा। सर फर्स्ट वाला ही होना चाहिए। सेकंड वाला भी नहीं हुआ? सर फर्स्ट वाला होगा, सर थर्ड में। फर्स्ट होगा फर्स्ट। अच्छा वो बता रहे हो कि इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा? यस सर। सही बात है, ये वाला मोर बेसिक है। क्यों? क्योंकि जो इसका माइनस आई ग्रुप है वो दूर है, इसका माइनस आई ग्रुप पास है। माइनस आई ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। यहाँ माइनस आई ग्रुप पास में है, यहाँ माइनस आई ग्रुप दूर है। ये कुछ बातें ना याद रख लो, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, ठीक है? इसको ऐसे भी देखो, एक मेरा भी दिमाग में भी राइमिंग सी आ गई याद रखने के लिए।
एक्सेप्टर इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ए ये याद रखना, ठीक है। तो ये और इसका उल्टा तो हो ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर चेन इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, और इसका उल्टा तो हो ही जाएगा, डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। एक चीज पकड़ लो बस, उसी से हो जाता है। एक्सेप्टर इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, डोनर डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड वाइस वर्सा बेसिक स्ट्रेंथ के लिए उल्टा हो जाएगा, है ना। दिस इज इट। और ये तुम्हारे एग्जाम में एक्चुअल में बोर्ड्स में भी कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अभी रुको मैं एक आध क्वेश्चन और दिखाता हूँ। ये हो गया, नोट हो गया ये डन। यस सर। ये Yes, वाला sir, हो गया। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे देखो, इसको ऐसे नहीं पूछेंगे तुमसे, जैसे मैंने यहाँ पूछ लिया विच वन इज मोर एसिडिक, मोर और ये सब, तो सीधा पूछेगा देखो, which among butane 2-on and butanol is more reactive towards reaction with HCN? बताओ। देखो इधर, ब्यूटेनल हुआ ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ब्यूटेन 2-on हुआ ये, बना करके देखो ना। विच वन इज मोर रिएक्टिव? यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप हो गए, यहाँ पर एक ही है। विच वन इज मोर एक्टिव? याद करो, प्लस आई क्या करता है, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करता है और CN नेगेटिव के अटैक को डिफिकल्ट बनाता है। तो इसके अंदर दो प्लस आई ग्रुप है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो CN का अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दिस इज लेस रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बेसिकली। तो ये बात याद रखना, रट्टा मत मारो। जब ऑन द स्पॉट आए, मेक अ स्ट्रक्चर एंड डिसाइड के क्या होने वाला है, रटना नहीं है। अब बहुत से ना उसको ऐसे रट लेते हैं कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम हमारा कीटोन रिएक्टिव होता है। क्यों रटना है? सीधे सीधे जब तुमको एग्जाम में दिखे, मेक अ स्ट्रक्चर एंड डिसाइड, इसीलिए तो फंडामेंटल करते हैं। ओके